चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं? एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 2024 को टारगेट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट नंबर 3। देखिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो जो प्लेलिस्ट है किस नाम से है? टारगेट एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से। यहाँ पे ये सीरीज़ बच्चों की बहुत खासी डिमांड थी, इस सीरीज़ को हम लेकर आए हैं। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पर आज जो पेपर सेट नंबर 3 है उसका डेट ज़रूर देखिए, 01/09/2023। शिफ्ट कौन सी है बेटा? 3rd शिफ्ट है। ठीक है, इससे पहले 2 पेपर सेट मैं करवा चुका हूँ। पहला जो लेटर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको कि क्या सिनोनिम रहेगा। जो हेजिटेट का मतलब क्या होता है बताइए? हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाहट, यानी किसी को अगर नर्वसनेस हो रही हो, है ना, हिचकिचाहट हो रही हो कुछ बोलने में, तो वह हेजिटेट होता है। कंसील का सभी को मालूम है, किसी चीज़ को छिपा लेना, हाइड कर लेना किसी चीज़ को। रिकॉल का मतलब क्या होता है? मतलब किसी से पीछे हट जाना। रिकॉल का मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना, रिट्रीट। नेक्स्ट है ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो, चटपट चटपट बातचीत में ही लगा रहता हो, टॉकेटिव। और नेक्स्ट है फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब क्या होता है? लड़खड़ा जाना। लड़खड़ा, लड़खड़ा, एक मिनट, साफ लड़ लड़ जाना नहीं, लड़खड़ा जाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना। ठीक है, लिंपिंग मैनर में। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या करना है, आपको पहले का जो सही आंसर बताना है। देखिए, आप जब कभी क्या होते हैं, किसी से बातचीत करते नर्वस हो जाते हैं, तो आपकी जुबान क्या होती है? लड़खड़ाने लगती है, यानी कि आप क्या हो जाते हैं? हेजिटेट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाते हैं? हम हेजिटेट हो जाते हैं ना बातचीत करते करते। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, डिफरेंट कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं। लेट ट्राई दिस वन। अब देखिए, सेकंड क्या बताया है आपको? एंटोनिम बताया है, वर्ड बताना है आपको स्टर्न का। और स्टर्न का मीनिंग क्या होता है जान लीजिए। स्टर्न का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा कठोर व्यक्ति हो। कैसा हो? कठोर हो। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? स्टेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ स्थिर हो एक जगह पे। डेफिनाइट हो। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। और फिर क्या देखो, लेनिन। लेनिन का मतलब क्या होता है? मतलब जो आरामदायक भी होता है प्लस कृपालु भी होता है। लेनिन मतलब काइंड भी होता है। प्रोफाउंड का मतलब क्या हो? कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा हो। ठीक है, और सिंसियर का मतलब क्या होता है? कि कोई व्यक्ति क्या हो? ईमानदार हो। कैसा हो? ईमानदार हो। ठीक है, अभी हम लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं इसका थोड़ा कलर शिफ्ट कर दूँ, वो रेड नहीं आएगा ना तब तक वो आंखों पे छपेगा ही नहीं। तो देखिए, स्टर्न का मतलब कठोर होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया लेनिन। लेनिन का मतलब काइंड या सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड वाला किस क्या बताया गया है? थर्ड वाला बेटा एक एंटोनिम्स आपको बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं हम। क्या एंटोनिम बताना है थर्ड वाले के अंदर? आपको एम्पैथी बताना है। ठीक है, एम्पैथेटिक, इसका मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है? एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति से अभिप्रेत हो सकता है या सहानुभूति हो सकता है। मर्सीलेस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, बेरहम हो। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या हो? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया हो, निराश हो गया हो, डिसअपॉइंटेड हो गया हो। और फिर दिया हुआ है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो मैजिकल हो, जादुई हो, करिश्माई हो। और लोनली का मतलब सभी को मालूम है, अकेलापन, कोई अकेला रहता हो तो अलोन। अब हमको क्या बताना है? सहानुभूति का उल्टा बताना है। सहानुभूति का उल्टा क्या हो जाएगा? मर्सीलेस, बेरहम, उसको रहम ही नहीं आ रहा है। कोई गरीब है, भूख प्यास से तड़प रहा है और वो आपसे कह रहा है मुझे भोजन करा दीजिए। आप कार में बैठे बैठे जो है अपना अंकल चिप्स लेज वगैरह कुछ ना कुछ खा रहे हैं आप, लेकिन आप उसमें से निकाल के उस गरीब को नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? मर्सीलेस वाली स्थिति। चलिए, नंबर 4 पर आते हैं। 4 में आपको बेटा ईडियम एंड फ्रेसेस बताना है।
देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इधर उधर की बातें कम हो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात हो। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। पुलिस इंस्पेक्टर को उस मर्डर केस की पूरी यानी संपूर्ण जानकारी, क्या होती है, संपूर्ण जानकारी। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, संपूर्ण जानकारी। तो देखिए कौन सा वर्ड है संपूर्ण जानकारी के लिए, फुल डिटेल। तो पुलिस को उस मर्डर केस के बारे में पूर्ण जानकारी थी, फुल डिटेल में उसको जानकारी थी, इन्स एंड आउट्स। ठीक है, मैं एक बात फिर दोबारा से कहूँगा, प्लीज़ बेटा वोकैब वाली फाइल को अच्छे से पढ़िए, ऑफलाइन वाले बच्चे ही पढ़िए, कुछ समय बाद में हम ऑनलाइन पे भी प्रोड्यूस कर देंगे उसको। उसमें से बाहर जा नहीं रहा है ना, उस जो फाइल आपको दी है उससे वोकैब बाहर जा ही नहीं रही है यार। एक आधी किसी 15-20 सेट में निकलने के बाद में किसी एक आध बैच सेट के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि फाइल वोकैब बाहर जा रही है। प्लस सीजीएल का भी चल ही रहा है, टारगेट एसएससी सीजीएल के भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप जाके चेक करिए, आराम से मैच करिए, आपको एक एक वर्ड वही मिल जाएगा जो क्लास में पढ़ाया गया है आपको। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद कर देना, संन्यास ले लेना काम से। सीधा आंसर देखिए, टू स्टॉप वर्किंग यही है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, मजदूर वर्ग है, काम कर रहा था, पेमेंट नहीं किया गया, तो अब उसने क्या कर दिया, कॉल इट अ डे कर दिया, काम करना बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग कर दिया। चलिए नंबर 6 पर आ जाएंगे। 6 क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल विदाउट एनी सक्सेस। बिना किसी सफलता के ये जो है एग्जीक्यूटिव रनिंग अराउंड इन अ सर्कल, ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं बस कंटिन्यू, ऐसे ही घूमते जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आप देखें कि आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आप काम कर रहे हैं, जब रिजल्ट कुछ नहीं मिले और काम करते जाएं तो उसको आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, बिना किसी रिजल्ट के बिना किसी रिजल्ट बिना किसी रिजल्ट के कोई वर्क करना, मतलब आप बोल वर्क करने, आप इसको बोल सकते हैं निष्फल, निष्फल बोल सकते हो, एक प्रॉपर एक वर्ड अगर बोले तो निष्फल हो जाएगा। तो अब देखिए भैया कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लाभ हानि की तो कोई बात ही नहीं है। अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, कोई माइलेज मिल जाएगा, नहीं बेटा। फिर है हमारे पास सक्सेसफुल अकम्प्लिशिंग द टारगेट, टारगेट को पूरा किया जा रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर, पुटिंग एफर्ट इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ रिजल्ट। ऐसी चीज़ों में आप एफर्ट डालना जिसका कोई रिजल्ट आपको मिले नहीं। ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 7 पर आ जाइए। 7 क्या कह रहा है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन का मतलब होता है राज उजागर करना या गुप्त योजना को उजागर करना, राज उजागर करना, स्पिल द बीन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वर्ड देखिए उजागर करने के लिए, इनमें कोई वर्ड मिल रहा है, उजागर करने के लिए देखिए एक वर्ड मिल रहा है, रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। बस यही हो गया, सीधा एक वर्ड मिल गया, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के भी मीनिंग बता देते हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए सर बाकी का क्या होगा, बिहेव और स्पीक इन अ हार्श रैश मैनर, बहुत निर्दयी तरीके से किसी से बातचीत करना या व्यवहार करना। थिंक ऑलवेज गेट वर्स, हमेशा बुरे के लिए ही सोचना। और नंबर 4 देखिए एक्सीलेंट हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना नहीं। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है कि भाई अपने राज को उजागर कर दिया, सीक्रेट प्लान को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। भैया 8 वाला इतना फ्री हिट क्वेश्चन दिया है, इतना फ्री हिट देखते से आंसर आना चाहिए। जब भी नॉट ओनली किसी सेंटेंस में आता है तो आगे क्या आता है बेटा, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में बट आल्सो। कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था ना, बताया है आपको कि नॉट ओनली के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा, बट आल्सो। तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय विलेजर वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर बट आल्सो अ मदर। जो टाइग्रेस यानी शेरनी थी जो गांव वाले के द्वारा मारी गई थी, वो केवल ना केवल नर बख्शी थी बल्कि नॉट ओनली अ मैन ईटर, ना केवल नर बख्शी थी बल्कि माताओं को भी खा जाती थी। बहुत बढ़िया, माता बख्शी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है बेटा वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का आया है और बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे दिया गया है।
करें सॉल्व नंबर 9 को, करिए, बताइए, आप बताया है मैंने इसको करने का मेथड, क्या हो जाएगा। देखिए जैसे ही सेंटेंस में दैट लग गया तो बस पहले और बाद में इन दोनों वर्ब को फोकस करना है। ही टोल्ड मी यानी पास्ट टेंस की घटना है, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। दैट ही गोज टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप, यहाँ पे ये गोज जो है ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, वेंट आ जाएगा। गोज नहीं आएगा, क्या आएगा, ही वेंट टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होगी पास्ट टेंस टू पास्ट टेंस बनेगी, कौन सा वाला ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर 1, गोज की जगह पे क्या हो जाएगा, वेंट। इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जैसा दैट से पहले है वैसा ही दैट के बाद में होना चाहिए, बस दैट्स इट। Okay, let's see question number 10. Here if you see question number 10 is also related to grammatical error. So it is commonly believed that ऐसा सामान्यतः माना जाता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट फॉर्म है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप प्लीज जाकर आर्टिकल चैप्टर का रिवीजन लगाइए, प्लीज ज़्यादा मत पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि आपसे पूरे फॉर्मूले एक दिन में पढ़ डालिए, मत पढ़िए, अभी भी बहुत टाइम है। बस कुछ नहीं, एक दिन में इसके 10 फॉर्मूले पढ़िए। अगर 5 दिन भी आपने पढ़ लिया तो करीब इसके 50 फॉर्मूले हो गए। बस उसको एक, जो भी आपके पास नोट्स हो, जिस भी टीचर के नोट्स हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स से पढ़िए, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, आपके पास जो भी कंटेंट हो, जहां पर भी कंटेंट पढ़ा हो वहां जाइए, बस पेज को पलटिए और थोड़ा सा एक बार आपकी नज़र से होते हुए आर्टिकल को जाना है। बस जो वो एक बार आपकी नज़र से होता हुआ आर्टिकल गया वो बार बार इम्प्रिंट आपके माइंड में होता जाएगा। आर्टिकल रिलेटेड एरर आया बेटा, गवर्नमेंट से पहले यहाँ पे ये दा का यूज अननेसेसरी किया गया है, ये यूज नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में भी क्या पूछा गया है, आपसे एरर पूछा गया है। ही सैड, सैड क्या है बेटा, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन बनाइए पास्ट टेंस वाला। सो कैसे बनेगा, ही सैड दैट, अच्छा ये बात तो है कि पास्ट आना चाहिए यहाँ पे, ये भी पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये कैंसिल करो। अच्छा हैज हैव का कभी भी आप नरेशन चेंज करते हो तो हैज हैव हमेशा हैड में बदलता है, किस में बदलता है, हैड में बदलता है। तो और देखिए ये जो ही है, ही का रिलेशन इससे है, अगर ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर भी हमको थर्ड पर्सन लाना पड़ेगा ही। तो पहले तो ये आई तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये जब आपको पूरा जब बड़े लेवल पर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पे ये माई है, माई का हिम में कन्वर्ट हो जाए, हिज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो हैज़ हैव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। तो नया सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए नंबर 12 की तरफ मूव करता हूँ। 12 वाला क्या बोलता है, 12 वाले के अंदर बोला गया है हिज ओल्डर ब्रदर वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट। भैया शुड के साथ में वेंट, शुड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, जरा क्लियर करना मेरे को सारे बच्चे। सर शुड के साथ में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वेंट कैसे आ रहा है सेकंड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए इतना फ्री हिट क्वेश्चन आ रहा है, किया जा सकता है। बच्चे बैठे डरे बैठे हुए सर इंग्लिश कैसे होगी, कि इंग्लिश कैसे होगी, बहुत आसान तरीका है। कुछ मत करिए, ज़्यादा मत करिए, बस आप सिर्फ क्या करिए, या तो सेल्फ स्टडी करिए, नहीं हो पा रहा तो बस जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे या घर पर बैठे वीडियो लगाइए, जो भी वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर को लगाइए, और सिर्फ ये वीडियो लेक्चर मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर 15 से 20 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिल रहा है तो एक बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है, आप इसको कर सकते हैं। और मैं तो यही कंस्ट्रक्शन अपनाता हूँ, बस जस्ट उसको लगाया, वीडियो को देखता गया और होता गया। नंबर 13 पे देखिए क्या बोला है, इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर द प्रोफेशनल टू सर्वाइव। अरे भैया एक बात बताइए, एसेंशियल के साथ में फॉर तो लगा है, लेकिन ये टू सर्वाइव कहाँ से आ जाएगा, एसेंशियल के साथ में फॉर आता है ये ठीक है, लेकिन आगे भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 फॉर सर्वाइविंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एसेंशियल के साथ किसका यूज़ किया जाता है, फॉर का, और यहाँ पर ये जो 2 है इसकी जगह पर भी क्या आएगा, फॉर, और फिर आंसर हो जाएगा सर्वाइविंग द नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। बोला गया है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कैसे काम करता है। मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज, कई लोग उस छोटे गांव के अंदर उनका जन्म हुआ। तो बेटा जन्म हुआ, कई सारे लोग हैं ना, तो मैनी के लिए क्या आता है बताइए। मैनी के लिए वर आएगा ना, वास तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, कई सारे लोगों का उस गांव में जन्म हुआ। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, किया जा सकता है। लगता है कि टफ है, एक बार उतर गए पानी के अंदर तो अब तो तैरेंगे ही, अब तो तैर कर ही निकलेंगे। देखिए, द एनर्जेटिक किटन, द एनर्जेटिक किटन इज प्लेइंग आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। अच्छा, किटन जो है वो हमारे पास में मुर्गी के बच्चों को बोला जाता है। ठीक है, अब सॉरी किटन बिल्ली के बच्चों के लिए आ जाएगा, छोटा किटन होता है। अब इस स्थिति के अंदर आप लोग देखेंगे क्या करना है आपको। पहले तो एक टेबल बनाइए, ही, हिम और हिज। टेबल बनाइए, चूंकि एक जानवर के बारे में बात हो रही है। इट, इट, इट्स। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, हिज। थर्ड पर्सन पर आ रहा है, यानी पजेसिव केस है। ये कौन सा केस होता है, पजेसिव केस। ये कौन सा केस होता है, पहला वाला सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन सा होता है, पजेसिव केस। तो बेटा पजेसिव केस के इक्विवेलेंट में ही वैल्यू आएगी। इट इज तो नहीं आएगा, इट्स वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। ऑप्शन 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 वाला कैसे काम कर रहा है, 16 में क्या दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। क्या करना है सोनू, इसके अंदर एक बार देख लूँ मैं बेटा। अच्छा, मिस स्पेल्ट है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। इनमें से एक स्पेलिंग कहीं ना कहीं पे गड़बड़ लिखी हुई है, उसको देख लो। या तो पूरा सेंटेंस पढ़ के परेशान होते रहो, या फिर सीधा ऑप्शन देखो। मैं तो ऑप्शन देखता हूँ, मैं पूरे सेंटेंस की तरफ नहीं जाता। एग्जाम में मेरा टारगेट क्या होता है, ऑप्शन सीधा। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग ठीक है, इनक्वायर की भी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, पियानो की भी ठीक है। एक गड़बड़ आ रही है भैया, क्या आ रहा है, एनकाउंटर की स्पेलिंग गलत है। TAR नहीं होता, क्या होता है, TER। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एनकाउंटर के लिए। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करूंगा। 17 क्या बता रहा है, आपको बताना है स्पेलिंग एरर। फिर दोबारा से पूछा गया है स्पेलिंग एरर, तो अब उनमें से आप देख लेते हैं कि कौन सी वाली स्पेलिंग आपका ठीक है, कौन सी वाली गलत है। अब कभी कभी क्या हो जाता है इसके अंदर, स्पेलिंग एरर कैसे ढूंढनी है वो देखिए। गिवन जो लाइन दी हुई है, कौन कौन से वर्ड दिए हैं, देखिए वेजिटेशन, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है वेजिटेशन वर्ड, वेजिटेशन की स्पेलिंग करेक्ट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों तो ठीक है। हमको क्या ढूंढना है, स्पेलिंग एरर ढूंढना है, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिव की स्पेलिंग ऊपर क्वेश्चन में गलत दी हुई है। देखो कितना उल्टा कंस्ट्रक्शन आया है, क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत दे दी है लेकिन आंसर्स में स्पेलिंग करेक्ट दी है। तो अब इस तरह का जब कंस्ट्रक्शन आए, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, तीन तो एक जैसे दिख रहे हैं, एक डिफरेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा फिरकी क्वेश्चन है बेटा। अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में तो सही दिया रहता है, ऑप्शन में गलत स्पेलिंग दी रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलत स्पेलिंग बना दी है और ऑप्शन में सही बना दी है, ठीक है। तो बस पूरा इसके मीनिंग पे मत जाना, पेपर में कोई वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालो, नहीं, ये स्पेलिंग एरर वाला है भाई, इसमें कोई मीनिंग नहीं निकालना आपको। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 किसको बता रहा है, ये भी स्पेलिंग एरर को बता रहा है। तो आई थिंक दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ द स्पेलिंग एरर। I think this one, first one, okay, then 17, then 18. Is there anyone which is related to spelling error? Okay, no. I think they have asked the 3 question in this set regarding the spelling error. किससे करेंगे भैया, से स्पेलिंग एरर से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे इन्होंने, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और स्पेलिंग एरर करेक्ट कैसे होगा सर, मेरी स्पेलिंग कैसे करेक्ट होंगी, कुछ नहीं, जस्ट रीडिंग। सर रीडिंग क्या करना है, अनसीन पैसेजेस। सर क्या न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट है, कर सकते हो तो न्यूज़पेपर रीड कर लो, लेकिन मेरा तो एक ऐसा मत है, मैं तो हमेशा सभी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादा न्यूज़पेपर, वो जो बच्चे जा रहे हैं ठीक है, वो हायर लेवल के लिए जा रहे हैं, मेरा एक सजेशन ये है, आप क्या करिए, बस प्रीवियस ईयर जितने भी पैसेजेस हुए
उनका एक पूरा डेटा आपको मिल जाता है, इंटरनेट पे मिल जाता है। कई बुक्स ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर का डेटा देती है, उसी में जो पैसेजेस आ रहे हैं उनको पढ़ते जाइए भाई, आपकी रीडिंग स्किल भी सुधरती जा रही है, एग्जाम की भी प्रैक्टिस होती जा रही है। और मैं तो यही मेथड अपनाता हूँ। आई डोंट गो फॉर द रीडिंग, जस्ट आई डू नॉट गो फॉर लॉन्ग रीडिंग्स, है ना। जस्ट आई टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, just cram it, just wrote it that paper. If I am getting any kind of the problem in the vocabulary, just note it down in your copy and just read it. This is the only way to get success. Do not go for the out of the bound. बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस जो पेपर हैं आपके पास उन्हीं को पढ़ते जाइए और हो जाता है। Okay, question number 18. Now if you see here question number 18, it is related to the spelling error, और इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। पढ़ें एक बार, पढ़ लेते हैं एक बार कैसे कैसे स्पेलिंग दी गई है। वी ठीक है, वी की स्पेलिंग ठीक है, कैन भी ठीक है, आल्सो कंट्रीब्यूट। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वाले पोर्शन में कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग गलत है, तो ये पहला वाला गलत हो, ठीक है। सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में बेटा ये तो कभी नहीं आता, ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट ठीक है, प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग ठीक है, वाटर बॉडीज ठीक है, बाय नॉट डंपिंग। अच्छा मेरा थोड़ा सा सिर टकरा रहा होगा इधर उधर, तो देख लेना बेटा। डंपिंग की स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर, और अवर गार्बेज, गार्बेज की स्पेलिंग भी करेक्ट है यार, गार्बेज की स्पेलिंग तो करेक्ट है यहाँ पर। यहाँ वाले फोर्थ वाले ऑप्शन में गार्बेज की स्पेलिंग गलत है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी स्पेलिंगें करेक्ट दी गई हैं। अच्छा देखना आप, ऊपर वाले बस सेंटेंस को इन चार ऑप्शन से बिल्कुल मैच करना था, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना था भैया। ऊपर जो गिवन सेंटेंस है ना उसको देख के नीचे मैच करके बना दो, वर्ड टू वर्ड हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में देखो पूरा क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, बेफिजूल में इतना लंबा प्रोसेस किया है ना। ऐसा आप लोगों के साथ होता है, जानबूझ के मैंने इस प्रोसेस को किया, ठीक है। नंबर 19 पर आ जाइए। 19 कैसे काम करता है? A soothy voice must convey both confidence and intimacy quality which can be attributed to the few key components. सूदिंग, एक सूद वॉइस का मतलब क्या होता है? सूदी वॉइस का मतलब होता है बिल्कुल शांत आवाज़। एक शांत आवाज़ क्या करती है? हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है, लोगों से मिलनसार को भी बढ़ाती है, और हमारे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या हमारे गुणों के अंदर निखार लाती है। तो देखिए बेटा, ये तो हो गया नाउन, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। तो नाउन और आर्टिकल के बीच में चाहिए होता है हमको एडजेक्टिव। क्या चाहिए होता है? एडजेक्टिव। ये जो सूदी वर्ड है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अ सूदिंग वॉइस। क्या करना पड़ेगा इसको बेटा? अ सूदिंग वॉइस। सूदिंग वॉइस का मतलब क्या होता है? एक मिनट। अ सूदिंग वॉइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी वाणी जो मन को मोह ले, यानी वॉइस की क्वालिटी क्या हो गई? सूदिंग, ठीक है। यहाँ पे जेरेंड का यूज करके आपको इसको बनाना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपको बताया था ना मैंने कि एडजेक्टिव के बनाने के, एक तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को फोर्थ फॉर्म से भी बनाया जा सकता है और थर्ड फॉर्म से भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसको मैं थोड़ा सा, चूंकि बच्चे जीरो लेवल से ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको कहूँगा, मेरी नज़र में, अब बच्चों की नज़र से ये थोड़ा सा टफ हो गया था, बाकी इसमें इतना था नहीं, ठीक है। 20 वाले पे देख लेते हैं। 20 में क्या करना है कि आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको बिल्कुल करेक्ट करना है। शी वाज केयरफुलेस्ट, अच्छा, वाइल स्टीलिंग द क्राउन जेल। भैया देखो कौन से वाले चैप्टर का पूछ रहे हैं? डिग्री चैप्टर का पूछ रहे हैं। डिग्री चैप्टर के क्वेश्चन ये हर सेट में पूछ रहे हैं, तो फ्यूचर में ये पूछ सकते हैं, तो पहले मैं डिग्री थोड़ा सा बनाऊंगा। पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा केयरफुल, कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर केयरफुल, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट केयरफुल। क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री? मोस्ट केयरफुल होती है। अब भैया आप लोग ये देखिए कि वो क्या था? केयरफुलेस्ट था। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी तो कभी बनती ही नहीं है, केयरफुलेस्ट तो होती ही नहीं है। क्या होती है? मोस्ट केयरफुल। सारे वर्ड देखिए यहाँ पे, शी वाज द मोर केयरफुल नहीं बेटा, शी वाज मोस्ट केयरफुल, ठीक है, चलिए इसको अभी होल्ड करते हैं। पर ही वाज केयरफुलर नहीं, ये नहीं बनेगा। ही वाज मोस्ट केयरफुलर, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा अगर दा जोड़ देता हूँ ना यहाँ पे, तो सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि सुपरलेटेड डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है। हालांकि उन्होंने नहीं जोड़ के दिया है, या हो सकता है मेरे से ही टाइपिंग एरर हो गया हो। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। सुपरलेटेड डिग्री से पहले क्या होना चाहिए, द। ही वॉज द मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन। दा का यूज आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि पेपर में उन्होंने नहीं दिया। आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट एलगी सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू द एनर्जी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कियोश का मतलब क्या होता है, शोरगुल। क्या होता है, शोरगुल। बहुत ज़्यादा शोर मच रहा हो कहीं पर तो शोरगुल हो रहा। गैस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पता करना। एरिया का मतलब इलाका होता है। नहीं बेटा, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। ये क्या करती है, सनलाइट को एनर्जी में टर्न करती है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। द प्रोसेस ऑफ केमिकली डैश कार्बन एंड वाटर इनटू, क्या आ रहा है, इनटू प्रपोजिशन आ रहा है, फूड एंड चेन। ये प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन और ऑक्सीजन में बदला जाता है। तो कन्वर्ट के संग हमेशा इनटू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन वैल्यू से आपको मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं भैया, क्लोरोफिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं। अच्छा एक मिनट, द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन पिगमेंट क्लोरोफिल। अच्छा ऐसा है क्या ये, अरे डोंट वरी, वी हैव आंसर। आपको मालूम है रिलीज के साथ में क्या आता है बेटा, ऑन आता है हमेशा। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो जो है केमिकल रिएक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिगमेंट पे डिपेंड करता है और क्लोरोफिल पे डिपेंड करता है। विच गिव प्लांट देयर ग्रीन कलर, जो क्या करता है, ग्रीन कलर मिलता है। जो ग्रीन कलर मिलता है क्लोरोफिल के कारण मिलता है ना, तो वो रैलीज ऑन। रैली ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन, यानी आश्रित होना किसी पर। किस पे डिपेंड करता है, क्लोरोफिल पे। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द डैश आवर प्लानेट इज ब्लैंकेटेड इन ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर। तो जो क्लोरोफिल है बेटा वो क्या होता है, इज आल्सो द रीजन, क्या हो जाएगा, इज आल्सो द रीजन, एक और कारण है, आवर प्लानेट इज ब्लैंकेटेड इन द ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर। भैया देखो, जितने ज़्यादा हमारे पास पेड़ पौधे होंगे उतना प्रकाश संश्लेषण होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे पास में ऑक्सीजन मिलेगा। सीधा सा कंसेप्ट ये है। ठीक है, जब तक पेड़ हैं तब तक हम हैं, जिस दिन पेड़ नहीं होंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। सीधा सा कंसेप्ट ये है अभी है। तो देखिए बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिए हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल आपको मिलूंगा जब मैं तो पेपर सेट नंबर 4 के साथ में मिलूंगा। अच्छे से तैयारी करेंगे, कहीं कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे। एक नंबर नीचे भी चल रहा होगा, लाइन चल रही होगी, देख लेना। बोला गया है प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डैश एयर एंड द वाटर ऑक्सीजन विया माइक्रोस्कोपिक पोर और देयर लीव्स स्टोमेटा। भैया पौधे क्या करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा एक पोर्स रहते हैं, जिसकी वजह यानी प्लांट की बॉडी के अंदर स्टेम्स के अंदर या पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो क्या करते हैं भैया, कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अच्छे से तैयारी करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।